हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2020 में अब आपके एग्जाम होने हैं और इसके आधार पर यानी वेस्ट एंड ग्रुप डी और एनटीपीसी पैटर्न पे आधारित रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट छठवा है ये। और आपको बता दें कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन आपको करने भी हैं, ठीक है, और 100% एक्यूरेसी के साथ। और आपको इसके अलावा बता दें कि हम जो है आपके लिए मैथ के भी प्रैक्टिस टेस्ट करा रहे हैं, तो आप मैथ्स के भी क्लास जरूर अटेंड कीजिए। और ये रीजनिंग का भी चलेगा और मैथ्स का भी, दोनों का प्रैक्टिस टेस्ट चलेगा, ठीक है। और ये आप ऐसे इसको जो है क्वेश्चन को टेकअप करेंगे ताकि आपको फील हो कि हम जो है एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी करें। बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की थॉट ऑफ द डे से। क्या है कि पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। यानी इसका मतलब क्या है कि पहले आपको खुद से जो है ये डिसाइड करना है कि हमें क्या बनना है, और जब हम ये डिसाइड कर लेंगे हमें बनना है, क्या चीज़ बनना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है तुम वही करना है जो आपको बनना है। यानी पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। यानी जो बनना है उसके हिसाब से जो आपको करना भी पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इस थॉट ऑफ द डे को जो है अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और इसके साथ जो है अपनी तैयारी करते रहिए। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। यानी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यानी कि प्रोफेशन का दिया रूट से जो संबंध वही अर्थ का किससे हो जाएगा। यानी जुलूस जो है रास्ता का संबंध जो है वही पृथ्वी का किससे हो जाएगा। अब थोड़ा सा सोचिए और इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होने वाला है। बात करें हम जुलूस रास्तों पर निकाला जाता है और एक जो है उसकी रूट होती है कि इस तरीके से जो इस रूट से जुलूस निकलेगा। वही जो है पृथ्वी का क्या संबंध हो जाएगा, अंतरिक्ष से होगा, सूर्य से होगा, सड़क से होगा और सी ऑर्बिट यानी कि कक्षा से होगा। तो जो है पृथ्वी का संबंध हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने कक्षा के अनुसार जो है पृथ्वी अपने पथ पर गमन करती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑर्बिट। यानी कि जुलूस जो रास्ता से संबंध रखता है वही पृथ्वी जो है कक्षा से संबंध रखेगी। ऑर्बिट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें जो है डिटेल्स में समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो प्लीज आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिए। यहाँ पर कभी भी लेटर बेस्ड सवाल है तो आपको जो है प्लेस वैल्यू लिख लेना है। जी आपका 7 पे होता है, एच आपका 8 पे, जे आपका 10 और एम आपका 13। क्यू आपका 17 होता है, आर 18 पे होता है, 18 टी आपका 20 पे होता है और ये आपका डब्ल्यू 23 पे। अब देखिए 7 से 17 कैसे बन सकता है, प्लस 10 करने के बाद 17 हो जाएगा। 8 से 18 कैसे हो सकता है, प्लस 10 करेंगे। जे यानी 10 पे होता है, 10 से 20 कैसे बन सकता है, प्लस 10 करने पे, और 13 से भी आप प्लस 10 करेंगे। यानी कि इधर इसमें जितने भी इधर हम आए हैं ये सभी में प्लस 10 की कोडिंग है। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको प्लस 10 करना होगा, सभी जगह प्लस 10 करना होगा। अब मेरी बात समझिए, क्वेश्चन आपने कोडिंग तो ढूंढ लिया, कैसे सोल्व करेंगे, फास्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ऑप्शन को एक नज़र जरूर देखना होता है। मान लीजिए हम कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो हमें जो चीज़ लेना होता है, जैसे मान लीजिए हमें कुछ भी जो भी सामान लेना हो तो पहले हम उस पर नज़र दौड़ाते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, ठीक है ना। तो वही चीज़ ऑप्शन आपका रास्ता है, इस रास्ते पे देखिए कि आपको जो लेना था वो मिल रहा है कि नहीं। यानी सी में आप 10 जोड़ेंगे, यानी कि 3 में 10 जोड़ेंगे, आप ऐड करेंगे तो ये आपका 13 आएगा। और 13 का मतलब पहला लेटर जो है एम होना चाहिए। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में एम है, बिल्कुल यहाँ पर एन है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पर एक्स है नहीं हो सकता, ये जी है नहीं हो सकता, बट आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है क्वेश्चनों को आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे और फास्ट सोल्व कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने की आइडेंटिफाई द सिंबल्स टू बी इंसर्टेड टू मेक द एक्सप्रेशन करेक्ट। यानी दिए गए व्यंजक को सही करने के लिए इनके बीच डाले गए चिन्हों को ज्ञात करें। दिया है आपका 24
यहाँ पर साइन रखना है, फिर 4, फिर यहाँ पे साइन रखना है, फिर 5, फिर यहाँ पर साइन रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है, तो हम यहीं पे यदि इक्वल टू का साइन लगा दें तो 24 अब लाना है। कैसे आ सकता है, हम बिल्कुल यहाँ पर ला सकते हैं 4 × 5 20 और फिर +4 कर ले तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू इंटू और प्लस का साइन हो जाएगा, जो कि राइट आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व ही कर ले आप। देखिए 24 = 4 × 5 + 4। तो सबसे पहले इंटू होता है, ये आपका हो जाएगा 20 और +4 करेंगे तो 24 और 24 के इक्वल हो गया 24। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल है, सही है, सब कुछ समझ में आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे, तो इसमें जो है सबसे पहले हम गैप बिंग देखते हैं, ये जो है कितने का डिफरेंट है। 56 और 90 का डिफरेंट जो है आपका कितना हो जाएगा, 34 का हो जाएगा। यहाँ पर 34 का डिफरेंट है, ठीक है 34। और आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको जो है 42 का डिफरेंट है। फिर आगे बढ़े हम तो यहाँ पर देखिए आपका 52 का डिफरेंट है। फिर इसके आगे बढ़े तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 64 का डिफरेंट है। 8 में से 4 - 4 और 14 में से 8 घटेगा 6, यानी 64 का डिफरेंट है। अब देखिए ये 34 से 42 कैसे बनेगा, 42 कैसे बनेगा, तो 42 आपको जो है बन जाएगा कैसे करके, +8 करके, +8 करेंगे तो 42 होगा। 52 कैसे बन जाएगा, 42 से 52 आपका +10 करके हो जाएगा। फिर 10 के बाद जो है 64 कैसे, +12। तो इसमें जो है जो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर +14, यानी कि +14 ऐड करके यहाँ पर तो 64 और 14 जोड़ेंगे तो 4 4 8 6 1 7। 248 को 78 में ऐड करेंगे, 78 ऐड करेंगे तो ये 8 8 16 हो जाएगा और 7 4 11 1 12 के 2 और 2 1 3, 326 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर था। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड आउट द नंबर दैट would fit in the second row and third row middle and last blank space, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे ये आपको जो है यहाँ पर फिल करना है, फिर आपका यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है। क्या आंसर आएगा, ध्यान से मेरी बात समझिए। इसकी लॉजिक क्या है, थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए और फिर हम आपको लॉजिक इसका बता रहे हैं। ध्यान से मेरी बात समझिए। ये आपको जो है या तो रो वाइज चलना होता है या जो है कॉलम वाइज चलना होता है। तो पहले हम रो वाइज चले। यहाँ पे देखिए 18 23 और 16 यदि हम ऐड करते हैं तो 18 और 23 16 को ऐड करेंगे, 8 3 11 और 6 17 के साथ, फिर 2 1 3 1 4 1 5 57 आएगा। यहाँ पर भी आपका लॉजिक वही है, 57 लाना है। तो 19 और 17 हमने ऐड कर दिया, 19 और 17 ऐड करेंगे तो 9 7 16 और 1 1 2 1 3 36 हो गया। 36 तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा कि 57 आ जाए। तो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा क्या चीज़, 57 से 36 माइनस कर ले। 57 से 36 माइनस करते हैं तो 7 में से 6 घटेगा 1 हो जाएगा और 5 में से 3 घटेगा 2, यानी 21 इस क्वेश्चन का मार्क का आंसर हो जाएगा। और इन सभी को ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 57 आपको लाना है और ऑप्शन में आपको दिखा यहाँ पर 21 21, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 21 हम रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 यहाँ पर आप रख सकते हैं, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है 5 2 7 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 57 यहाँ से भी आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसका लॉजिक था, यानी सभी का सम जो है 57 होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और इसका आंसर बता दीजिए हमें क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित विषम संख्या को चुनिए। फॉरवर्ड यानी कि प्राकथन, विषय, वाक्य यानी टेक्स्ट, सूचकांक और पूर्व उल्लेख। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताएं। थोड़ा सा ये जो है शब्दों के बारे में समझे और फिर आप आंसर करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचकांक। प्राकथन का मतलब कि जो पहले की कही गई बात, पहले की कही गई बात जो है प्राकथन का अर्थ होता है पहले जो बात कही गई है वही प्राकथन होता है। विषय वाक्य क्या है, यानी कि विषय का वाक्य। यहाँ पर विषय का वाक्य कर लीजिए, विषय का या वाक्य यानी कि उस विषय में क्या क्या लिखी गई है बातें, ये विषय का वाक्य कहलाता है। सूचकांक मतलब किसी चीज़ों की सूची बनाना, लिस्ट बनाना, ये सूचकांक कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। और पूर्व लेख का मतलब जो है पहले से लिखी हुई बात। तो यहाँ पर ये जो है सारी चीज़ें क्या है, ये सूची
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ों का जो है क्या है इसमें लिखा हुआ है। पूर्वलेख मतलब पहले से लिखी हुई बात, विषय वाक्य यानी विषय में क्या क्या लिखा गया है वो, और प्राकथन का मतलब कि पहले से जो है कही गई बात। तो ये जो है सभी से अलग है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचकांक ये सभी चीज़ों की लिस्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग से। इफ in a certain code Ramayana is written as PYKYWYLY, then how Mahabharat can be written in that code? यानी यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रामायण को PYKYWYLY लिखते हैं तो महाभारत को कैसे लिखेंगे। अब मेरी बात समझिए, ये कभी भी आपको लेटर बेस पे सवाल मिलेगा तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, हमने आपको जो है सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है। क्या करना है आपको, लेटर बेस कभी भी सवाल आए आपके सामने, तो लेटर बेस कभी भी सवाल आए तो आपको इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। ये आपका 18 पे होता है, ए को हम 1 लिखेंगे, एम को 13, वाई को 25, ए को फिर 1, ए को आप फिर जो है 1 लिखेंगे, एन को 14 लिखेंगे और ए को 1 लिखेंगे। अब देखिए आर से आपका पी बना, तो 18 से ये क्या हो जाएगा 16 यानी कि -2 हुआ। 20 ये y है, तो y आपका 25 पे होता है और ये 1 है, तो a से पीछे की तरफ चलेंगे तो a को हम 1 भी पढ़ते हैं या 27 भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो 27 से 2 माइनस करेंगे 25 हो जाएगा। m 13 पे होता है, k आपका 11 पे होता है, तो हमने कोड ढूंढ लिया कि -2 की हर जगह कोडिंग है, ठीक है। -2 की हर जगह, ये देखिए y आपका 25 पे है और फिर w दिया तो 23 पे हो जाएगा। इसका मतलब -2 की कोडिंग है, तो यहाँ पर भी आपको सभी में -2 की कोडिंग करना है। देखिए जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको लास्ट से 2 ऑप्शन चेक करने होते हैं, 2 लेटर चेक कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन आसानी हो जाएगा। एक को हम पढ़ेंगे 27 और 27 से 2 माइनस करेंगे 25 और 25 पे होता है y, यानी लास्ट का पहला लेटर y होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर केवल डी दिखाई दे रहा है, तो डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है, y से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 से मिल गया आसानी से, कभी कभी होता है 2 इधर के 2 और इधर के 2 हमें ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है यहाँ पे दिख गया कि डायरेक्ट y लास्ट में होना चाहिए, y नहीं है, इसका मतलब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट से भी आंसर करो, m 13 पे होगा और 2 माइनस करेंगे 11 यानी के फर्स्ट में होना चाहिए, केवल डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है के फर्स्ट पे है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर सीधा चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है तथा 40 किलोमीटर चलता है, पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह दक्षिण की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, किस दिशा में चलना शुरू किया था। सबसे पहले आप बेसिक देखिए, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। बेसिक क्या है, बेसिक कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेसिक से, और उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर सीधा चलना आरंभ किया, मान लेते हैं 20 किलोमीटर चलना आरंभ किया, ये आपका 20 है, ठीक है। दाईं ओर मुड़ा 40 किलोमीटर चला, दाहिने ओर मुड़ा मतलब नीचे की तरफ मुड़ा और 40 चला, 40 हमने यहाँ पर इसको मूव किया। फिर वो अपने दाहिने ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, इधर 20 किलोमीटर चलेगा, दाहिने इधर हो जाएगा, इसका राइट साइड। अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़कर जो है किधर चलता है 30 किलोमीटर चलता है, 30 किलोमीटर चलता है। अब वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की ही दक्षिण है। इसका मतलब हमने जो डायग्राम बनाया है बिल्कुल इसी पे फिक्स कर देना है। तो आप देखिए हमारा आंसर जो आएगा, ये किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो यहाँ था और इस दिशा में चलना शुरू किया था, यानी कि पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा में चलना शुरू किया था, किधर ईस्ट में जो है चलना शुरू किया था। ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल पूछता कि वो किस दिशा से चलना शुरू किया था, तो वो शुरू किया था जो है पश्चिम से, लेकिन किस दिशा में चलना शुरू किया है, तो ये किया है ईस्ट में यानी पूर्व में। अब देखिए इसकी ट्रिकी मेथड क्या है, ध्यान से मेरी बात समझिए, यदि समझ गए तो बहुत आसान है। ट्रिकी मेथड क्या है, ध्यान से मेरी बात समझिए, केवल दिशा की ही बात होगी। तो ट्रिक क्या कहता है, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लिखिए, क्योंकि पहली दिशा पता नहीं है कि वो कहाँ किधर चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखिए दाहिने ओर मुड़ा, यानी राइट साइड में मुड़ा है, तो दाहिने ओर मुड़ा, राइट साइड चला, फिर दाहिने मुड़ा, यहाँ पर फिर से दोबारा दाहिने कहा गया। दोबारा दाहिने कहने का मतलब है कि फिर राइट साइड में मुड़ा और उसके बाद 20 किलोमीटर चला, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ा, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, और लेफ्ट साइड में मुड़ गया। उसके बाद जो है वह अब दक्षिण की ओर चल रहा है, किधर चल रहा है, साउथ दिशा में चल रहा है, यानी दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो देखिए राइट और लेफ्ट, एक बार राइट, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर चल रहे हैं, एक बार राइट मूव किए
ठीक है, एक बार राइट मूव किए और एक बार फिर लेफ्ट मूव किए, एक बार राइट और इधर चल रहे हैं, फिर लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो उसी दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यहाँ से चले तो एक बार जो है राइट में मूव किए, उसके बाद फिर जो है लेफ्ट में मूव किए, तो फिर उसी दिशा में चल रहे हैं जिधर चल रहे थे। इसका मतलब राइट और लेफ्ट कट जाएगा, बचा आपका राइट। अब मेरी बात समझिए, यदि ये बाद वाला पता है, पहले वाला नहीं पता, तो आप बाद वाले से जो है जब इधर का निकालेंगे पहले वाले का, तो इसको उल्टा, यानी राइट बचा है तो लेफ्ट कर लीजिए, यानी साउथ से लेफ्ट चलिए। साउथ का मतलब नीचे की तरफ चल रहा है और इसका राइट बचा था तो हम लेफ्ट करेंगे क्योंकि लास्ट वाला दिया था, तो लेफ्ट करेंगे। साउथ में चल रहा है कोई व्यक्ति, तो लेफ्ट में चलने का मतलब इस साइड हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ईस्ट दिशा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार और इसे जो है वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डाइस का, और इस डाइस के क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं, उस गलती से बचना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो है ये ओपन डाइस है, तो सबसे पहले इसमें जो है हमारा काम होगा अपोजिट निकालना। तो देखिए ए का अपोजिट हो जाएगा आपका डी, ए का अपोजिट हो जाएगा डी, और बी का अपोजिट हो जाएगा, बी का अपोजिट हो जाएगा ई। अब बात करें सी की, तो सी का जो अपोजिट होगा, सी का अपोजिट होगा, ये जो है चारों मिल के होंगे, ये चारों इस तरीके से मिल के होंगे। ये वाला 2 जो है इधर जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये याद रखिएगा ई के पास में होगा। उसके बाद ये 1 इधर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जो है मतलब ये पूरे जो है साइकिल जो है आपका घड़ी की चलने की दिशा होगा, यानी क्लॉकवाइज होगा। 1 2, ये आपका 3 और ये आपका 4, जैसे लिखा है वैसे ही होगा। अब देखिए विपरीत का मतलब ये होता है कि ये दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते, बी और ई कभी साथ में नहीं आ सकते, मतलब ये डाइस नहीं बन सकता, ये गलत हो जाएगा। डी और ई, डी ई और ये आ सकता है, बिल्कुल सही है। ए और ई भी आ सकते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी ए और ई आ सकते हैं, ये भी सही है। अब बात करते हैं डी और ई की, तो ई के पास में क्या होना चाहिए? देखिए ध्यान से, ई के पास में 2 होना चाहिए, ई के पास में यहाँ पर 2 है, और डी के पास में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, डी के पास में 3 है, यानी इसका मतलब ये सही है। और ये क्रम से लिखा हुआ है 1 2 3 4, क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर सही होने की उम्मीद है, सही भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें ए और ई, तो ए के पास 1 है, बिल्कुल सही है। ई के पास 4 है, ई के पास हमें 2 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगले बात करें, ए के पास 2 है, तो 2 है, बिल्कुल सही है। ए के पास 1 भी है, 1 भी है, लेकिन ये 1 2 3 4 इस तरीके से है, 1 4 3 नहीं है, ये क्लॉकवाइज नहीं है। 1 2 3 4 ये क्लॉकवाइज था, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको जो है और भी दिखा दे, ये जो है आपका 1 2 3 4 इस तरीके से होना चाहिए, 1 2 3 4 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सिटिंग अरेंजमेंट से हम कह सकते हैं, चाहे रैंकिंग की क्वेश्चन कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, 5 वर्ड्स है, क्रो, पिजन, लिटिल पिजन, वीक क्रो एंड फ्लाई वन आफ्टर अदर फ्रॉम अ ट्री बेंच, यानी कि 5 पक्षी हैं, एक कौवा है, एक कबूतर है, और छोटा कबूतर, बड़ा कौवा तथा चील। 5 लोग हैं, एक के बाद एक शाखा पर जाते हैं। बड़ा कौवा एक कौवे के बाद है, परंतु चील से पहले है। कबूतर कौवे तथा बड़े कौवे के मध्य में है। छोटा कबूतर कौवा से पहले है। तो अंत में कौन सा पक्षी है? देखिए आप पहले से ही मतलब यहीं से आप स्टार्ट कर देंगे, एक शाखा पर जाते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन सोल्व करना, तो आप बाद में चल के आगे फंस भी सकते हैं। तो आप क्या करें, लास्ट से सोल्व करें, अंतिम से। देखिए लास्ट का क्या है, छोटा कबूतर कौवा से पहले है। छोटा जो कबूतर है क्या है? छोटा कबूतर, छोटा कबूतर क्या है? छोटा कबूतर हम यहाँ पे लिख दे, छोटा कबूतर जो है, छोटा कबूतर आपका किससे पहले है? छोटा कबूतर कौवा से पहले है। कौवा से जो है, सॉरी इसको जो है शॉर्टकट में लिखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, ठीक है ना, आप समझ जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। छोटा कबूतर, यानी ये आपसे कहा छोटा कबूतर कौवा से पहले है। छोटा कबूतर यानी लिटिल पिजन, हम लिख ले यहाँ पर, लिटिल पिजन जो है क्रो से पहले है, क्रो से पहले है, ये हो गया। उसके बाद इसके आगे बढ़े, जैसे जैसे हम पढ़े थे वो इसके बाद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। कबूतर कौवे तथा बड़े कौवे के मध्य है। कबूतर जो है कौवे तथा बड़े कौवे के मध्य है। क्रो और बिग क्रो के जो है, बिग क्रो के मध्य में कौन? पिजन, यानी कि कबूतर। ठीक है, ये आपको मिल गया पिजन, बिग क्रो और ये क्रो, क्योंकि बड़ा कौवा ये जो है बोला था कि कबूतर जो है, ये आपका जो है कबूतर, कबूतर क्या है?
कबूतर जो है कौवे तथा बड़े कौवे के मध्य है, कौवे तथा बड़े कौवे के मध्य है। फिर आगे कहा, आगे बढ़े इसके बाद ये वाली लाइन, इस लाइन में चले तो बड़ा कौवा एक कौवे के बाद है, बड़ा कौवा जो है एक कौवे के बाद है परंतु चील से पहले है। मतलब इस कौवे के बाद कौन सा है, बिग क्रो है, ये बिग क्रो हो गया। बड़ा कौवा एक कौवे के बाद, इस कौवे के बाद बड़ा कौवा है बिग क्रो, परंतु चील से पहले है। चील से पहले मतलब बड़ा जो कौवा है वो एक कौवे के बाद, इसके बाद है, परंतु चील से पहले है। मतलब यहाँ पे जो होने वाला है ये हो जाएगा चील। चील सबसे जो है यहाँ पर बिग क्रो के बाद आपका चील हो जाएगा। ठीक है, चील यानी कि यहाँ पर ईगल जो है, यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझिए, ये जो ईगल है ये लास्ट में हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3, 1 2 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, ये आपका 4 और ये आपका 5वां। अब इनमें कहा आपसे कि सबसे छोटा कबूतर कौवा से पहले है तो अंत में कौन सा पक्षी है, अंत में कौन सा पक्षी है, ईगल है। ईगल यानी कि चील है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर कीजिए और आप हमारे साथ जो है जुड़िए इस एग्ज़ाम ट्रेनर के साथ और अपनी तैयारी जो है हमारे साथ करते रहिए। बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था तो अपने आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान से मेरी बात समझिए, बीते हुए कल यानी कि आज मान लेते हैं, आज दिन का कोड x है तो बीते हुए कल यानी कि एक दिन पीछे चलेंगे हम, एक दिन पीछे, कल से 2 दिन पहले, कल से 2 दिन पहले यानी एक दिन कल हो गया, पीछे एक माइनस और फिर 2 दिन पहले रविवार था और रविवार का कोड होता है 0। तो ये x इजकल टू ये हो जाएगा 0 + 3 यानी कि x इजकल टू 3। x इजकल टू 3 यानी कि आज जो है क्या है, बुधवार है। आज बुधवार है तो 3 प्लस क्या कहा कि तो अपने आने वाले कल मतलब एक दिन जोड़ेंगे, उसके बाद फिर जो है आने वाले कल से 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद मतलब 3 दिन जोड़ेंगे, 3 + 1 + 3 तो ये हो जाएगा आपका 3 3 6 और 1 7 और 7 का मतलब होता है संडे यानी 0। तो ये आपका संडे हो जाएगा। संडे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, 0 भी लिख रहे हैं, संडे भी लिख रहे हैं, 7 भी लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से मेरी बात समझिए, आप संडे को जो है, संडे को आप 0 पढ़िए, उसके बाद जो है मंडे को 1 पढ़िए। मंडे का कोड जो होता है, डे कोड है ये, मंडे का 1, ट्यूसडे का इसी तरह जो है, ट्यूसडे का 2 हो जाएगा, 2 3 4 5 6। सैटरडे का ऐसे ही आप करते आएंगे तो सैटरडे का 6 होगा और 6 होगा, फिर संडे का जो है क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 को हम 0 कहें या 7 कहें, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आ जाता है, इसलिए जो है रिमाइंडर जो है 0 आता है, इसलिए जो है 0 कोड मानेंगे हम संडे को। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर आ जाएगा संडे यानी रविवार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से मेरी बात समझिए। स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है, यानी सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम जो है क्या है, सभी कलम पेंसिल है, तो सभी कलम को जो है हमने यहाँ पर पेंसिल बना लिया, सभी कलम पेंसिल। और फिर कहा कुछ पेंसिल मार्कर है, कुछ पेंसिल जो है क्या है, मार्कर है, कुछ पेंसिल मार्कर है। अब आपसे निष्कर्ष कहा कि सभी कलम मार्कर होने की संभावना है। तो देखिए, यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है और यदि कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आपके संभावना वाली है, पॉसिबिलिटी की केस है, तो ये सभी जो है सही होते हैं। यदि पॉजिटिव ही है तो सभी कलम मार्कर होने की संभावना है, बिल्कुल सभी कलम जो है मार्कर होने की संभावना है। ऐसे जो है इस मार्कर को हम ऐसे भी बना सकते थे, इस तरीके से बना सकते थे, तो कलम मार्कर के अंदर आ जाएगा। फिर कहा कि कुछ कलम मार्कर होने की संभावना है, बिल्कुल संभावना हो सकती है। इस मार्कर जो है हम कलम से इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो कलम और मार्कर का थोड़ा सा संबंध हो जाएगा। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी की केस, यदि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है और पॉसिबिलिटी की केस पूछा जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी यदि पॉजिटिव है तो वो सभी सही हो जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का यानी कथन और तर्क का। अब देखिए, क्या सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? यह नेताओं को, पहला तर्क है कि यह नेताओं को सबक सिखाने के लिए आवश्यक है, हाँ कह रहा है। तो ये बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है आप राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा देंगे तो नेताओं को सबक सिखाने के लिए आवश्यक है, ये बिल्कुल गलत बात है।
अगला है कि नहीं, इससे प्रजातंत्र का अंत हो जाएगा। इससे यदि मान लीजिए नेताओं पर प्रतिबंध लगा देंगे तो कोई भी इंसान जो है अपनी राजनीतिक दलों पर यदि प्रतिबंध लगा दे तो कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार जो है खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब प्रजातंत्र का अंत नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। यानी कि दोनों इसमें जो है न तो तर्क फर्स्ट और ना ही सेकेंड तर्क मजबूत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए प्रिजनर इंट्रोड्यूस अ बॉय हु केम टू विजिट हिम टू द जेलर एज ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, ही इज माय फादर सन हु इज द बॉय। यानी एक कैदी ने एक लड़का जो उसे देखने आया था उसका परिचय दिया। उसके कोई भाई बहन नहीं है, उसके कोई भाई बहन, देखिए कभी आपको जो है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी शब्दों को समझने में, तो एक बार आप इंग्लिश वाला जरूर पढ़िएगा। कहा किसने, कैदी ने, तो आई हैव नन यानी कि मेरे पास कोई भाई बहन नहीं है। यानी कि कैदी का जो है कोई भाई बहन नहीं है। कैदी का कोई भी भाई बहन नहीं है तो माता पिता तो जरूर होंगे और बेटा बेटी जरूर होंगे, भले इसके जो है क्या है भाई बहन नहीं है, मतलब इसके जनरेशन में कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम, जनरेशन में तो वाइफ होगी बट इसके भाई बहन नहीं है। उसके बाद कहा कि वह मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। यानी कैदी ने कहा कि जो लड़का है वह मेरे पिता के पुत्र, यानी कि कैदी के जब भाई बहन है ही नहीं है तो कैदी के पिता के पुत्र सिर्फ कैदी ही है और कैदी के ही पुत्र जो है वो क्या है, लड़का है। अब आपसे पूछा गया कि वह लड़का कौन है, तो वह लड़का जो है उसका सन है, यानी कि उसका जो है पुत्र है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सम इक्वेशन आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिक ऑफ सर्टेन सिस्टम, यानी कि कुछ समीकरण जो है एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किए जाते हैं। इसी आधार पर कुछ अनसुलझे प्रश्नों का जवाब दें और विकल्पों में से सही उत्तर का ज्ञात करें। अब देखिए a = 12 और ये 390 और यहाँ पर 8। अब 390 कैसे बना सकते हैं, 12 और 8 का जो है कुछ भी रिलेशन बना के 390 कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से मेरी बात समझिए। इसमें जो है आपका रूल है कि 12 और प्लस 8, 12 प्लस 8 20 बन जाएगा, 12 प्लस 8 आपका 20 बन जाएगा और 20 इंटू 20 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 400 और 400 को 10 माइनस कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 390। ये आपका लॉजिक था। पहले 10 माइनस होगा और फिर 20 हुआ तो 20 से 20 में इंटू हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे तो 7 + 5 यदि करें और यही लॉजिक देखें तो 7 × 5 = 12 और 12 में 12 से गुणा करेंगे 144 और 144 में क्या माइनस करना पड़ेगा, 10 माइनस करेंगे तो 134 आएगा। मतलब लॉजिक जो है सेम आया। उसके बाद आपको जो है 12 और 5 17 हो जाएगा, तो 17 × 17 हो जाएगा आपका 289। 17 का क्यूब 289 होता है, 289 होता है और इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 279 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों को भरे। ध्यान से मेरी बात समझिए, यहाँ पर GFE। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे आसानी से, तो आपको जहाँ ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे वहाँ से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 मेथड होते हैं। एक तो आपका जो है काउंट कर लेते हैं कि कितने लीटर फिल करने हैं और दूसरा मेथड होता है कि हमें लॉजिकल समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E के बाद डबल I दिख रहा है। E के बाद डबल I यदि हम कर ले, यहाँ पर डबल I है तो इससे पहले हम E भर ले, E फिल कर ले। E यहाँ पर आप E फिल कर लो। यहाँ पर I है तो यहाँ पर हमने जो है I फिल कर लिया। फिर यहाँ पर डबल I के बाद जो है क्या दिखाई दिया, हमें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़े, यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी I हम डबल I कर ले, क्या कर ले, डबल I, GFE डबल I, G यहाँ पर F भर ले, GFE डबल I। फिर यहाँ पर भी G हम भर ले तो GF जो है E डबल I। इस तरीके से हमारा कोडिंग ये बन जाएगा GFE डबल I, GFE डबल I, फिर यहाँ पर GF डबल I और फिर GF डबल I, यानी कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने फिल क्या किया है, पहले I, तो पहले I कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है पहले I। उसके बाद फिर F हमने फिल किया था, F हमें दिख रहा है, F यहाँ पर भी दिख रहा है। F के बाद जो है G दिखना चाहिए, तो G आपका केवल C ऑप्शन में दिख रहा है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ट्रायंगल काउंट करना है। आपको कैसे सोल्व करना है, ध्यान से मेरी बात समझिए। कभी भी आपको ट्रायंगल यदि इस तरीके से मिल जाए, इस शेप में, और आपको जो है इसको दो भागों में बांट दिया जाए, तो आप यहाँ पर लिखिए तुरंत 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा, यानी इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे। इसी तरह मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा, हम आपको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल समझा दें। यहाँ पर हमने दो रेखाओं यहाँ पर इस तरीके से, और इसमें पूछे कि कितने ट्रायंगल है, ये सीधी रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, इन सभी को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 और 3 6 ट्रायंगल होंगे। इसी कंसेप्ट पे, इस कंसेप्ट पे जो है सवालों करेंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 बनेगा, यहाँ पर भी आपको 3 मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 3 ट्रायंगल, यहाँ पर भी 3 ट्रायंगल। ये भी आपको जो है इतना बड़ा है जो ये भी 3 देगा और ये भी 3 देगा। अब बता दीजिए कितने 3 3 हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 और 3 6 इंटू 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मिरर इमेज से, और ये मिरर इमेज जो है वर्टिकल है। तो वर्टिकल में क्या होता है कि आपका लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, यानी कि ये आपका जो है लेफ्ट में है तो ये राइट में चला जाएगा, बट उल्टा हो जाएगा, ये भी याद रखना है। ये वाली चीज़ जो है एन, ये आपका इस साइड आ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड आ जाएगा, क्योंकि राइट साइड है, और ये उल्टा होगा। मतलब जितनी चीज़ें होती है वो लेफ्ट राइट हो जाता है, ठीक है। अब बता दीजिए ये एन जो है आपका कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है, तो ये राइट साइड में हो जाएगा, यानी कि ये एन उल्टा दिखाई दे रहा है तो सीधा हो जाएगा। तो एन सीधा किस ऑप्शन में है, यानी लास्ट में होने चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, केवल ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। जेड की बात कर ले, जेड आपका उल्टा हो जाएगा, और ये राइट में है तो लेफ्ट में जाना चाहिए। जेड आपका सीधा दिख रहा है, ये नहीं होगा। जेड आपका यहाँ पर जेड नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शनों को आप एलिमिनेट करोगे। अब इसकी जो है फिगर देख लेते हैं। ये आपका जो है फिगर बन जाएगा, ठीक है। मिरर इमेज में आपका जो है ये फिगर बन के आ जाएगा, तो आप इसे जरूर समझ लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, यानी इसमें आपको जो है क्वेश्चनों को फिल करना है, तो कौन सी आकृति उत्तर आकृति को फिल करेगी। अब देखिए इसमें फिल करना है, इसका मतलब जो है सेम इसके घड़े को जो है भरना है। तो ये घड़ा जो है आपका क्या करेगा, आपका हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके से ये जो कटिंग है यहाँ पर, ये आपको जो है फिल कर देगी यहाँ पर ऐसे, उसके बाद फिर इस तरीके से कटिंग, और यहाँ पर आपका जो है शेप, ये वाला शेप जाके फिट हो जाएगा। फिर इस तरीके से है, यहाँ पर भी आपको जो है यहाँ से दिखाई दिया इस तरीके से। फिर आएंगे बैक में, यहाँ पर हमने फिर बैक में आया, फिर यहाँ पर जाएंगे इस तरीके से, फिर यहाँ पर हमने गया यहाँ पर, और फिर इसका जो है इस तरीके से, और ये जैसे ही फिट करेंगे ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई नज़दीक है तो नज़दीक का कटिंग होना चाहिए, इसमें सभी में दूर दूर कटिंग दिखाई दे रहा है, मतलब नियर नहीं है, दूर है, इसलिए जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी फिगर कंप्लीट कैसे बनेगी देख लीजिए। यहाँ पर आपको जो है फिगर कंप्लीट बन गया है, ठीक है। आप जो है इस चीज को समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। और ये आपको जो है एम्बेडेड फिगर है, छिपी हुई आकृति है। ये आकृति जो है किस आकृति में छिपी हुई है, तो इसको जो है हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिए। क्या इसमें छिपी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल इसको जो है हम जो है इस तरीके से छिपा सकते हैं। यहाँ पर ये आकृति सेम दिख रही है, ठीक है, या तो इसमें भी दिख सकता है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन है ए। इसमें तो दिखेगा नहीं और इसमें तो दिखेगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है। क्या इसमें हो सकता है, क्या बिल्कुल हो सकता है। देखिए इसमें भी आपका फिगर ये छिपा हुआ है, बट जो है सीधा नहीं है, ये जो है टेढ़ा है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर दोनों हो सकते हैं। ये भी आपकी आकृति यहाँ पर छिपी हुई है और ये आकृति मतलब दोनों में है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में है। लेकिन यहाँ पर पहले ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सीधा फिगर है तो ये भी आपको सीधा दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। ये जो है ट्रायंगल के शेप में पेपर है और इसको बीच से फोल्ड कर दिया गया। यहाँ से फोल्ड करने के बाद जो है फिर इसको फोल्ड किया गया। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इस कोने से नहीं मिलेगा, इस कोने से मिलेगा, ठीक है। इस कोने से जाकर मिल जाएगा यहाँ पर जैसे मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये इसके शेप में हो जाएगा इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर कटिंग की गई, यहाँ पर कटिंग किया गया और इस कोने पे कटिंग किया गया। अब इसको आप फोल्ड ओपन करोगे तो ओपन करने का मतलब कि ये जब पूरी फिगर इस तरीके से बनेगी, ये वाली फिगर जाके, तो ये जो सर्कल पॉइंट था ये सर्कल पॉइंट इधर हो जाएगा। अब ये पूरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका
ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये सीधा जो है इस ट्रायंगल के शेप में आएगा, जब इस ट्रायंगल के शेप में, तो ये जितने सर्कल आपको पॉइंट दिख रहे हैं कटे हुए, ये आपके जो है यहाँ पर एक बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा। इसका मतलब जो है 2, 2, 4 और 2, 6, मतलब 4 ऊपर होने चाहिए, 2 नीचे होने चाहिए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन द गिवन फिगर हाउ मेनी येलो बर्ड्स आर देयर, यानी दी गई आकृति में कितने पीले पक्षी हैं। पीली पक्षी कितने हैं ये आपको बताना है। आप देखिए ये पक्षियों की संख्या और ये येलो यानी पीला कलर है, तो पीला कलर और येलो कलर ये आपको जो है इसके अंदर का बताना है, ठीक है। इसके अंदर का बताना है, येलो भी हो और जो है पक्षी भी हो। तो 25 + 7 हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 7, 5, 12 के 2 और 2, 1, 3, 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपके लिए जो है क्या है, ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए और आइए हम देखते हैं इसके मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स आप समझ रहे हैं, देखिए एल को लिखा, पहले इसमें क्या लिखना है, पहले अक्षर को, पहले उसकी स्तंभ और बाद में पंक्ति लिखना द्वारा दर्शाया गया है। पहले जो है क्या दर्शाया गया है इसमें, पहले उसकी स्तंभ को और बाद में पंक्ति को, यानी एल को 1 1 लिखा, फिर 32 लिखा। एल को 32 यानी कि 32, पहले एल को 33 और फिर 2 लिखा गया है, ठीक है। यानी कि पहले अब आपको जो है कॉलम लिखना है, फिर जो है रो लिखना है। अब देखिए ए को 56 लिखा गया, ए को 56, 50 और 6, ये इस तरीके से आपको आने हैं, ठीक है, समझ गए। और कभी कभी क्वेश्चन में आपको पहले पंक्ति होता है और फिर स्तंभ होता है, तो ये दोनों आप कंसेप्ट पहले जो है इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा और फिर आंसर कीजिएगा। अब आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। फिश का कोड पूछा गया है और फिश के कोड में जो है आपको क्या करना है, इस फिश के कोड को आपको सॉल्व करना है और इसका 100% सॉल्यूशन हम बता रहे हैं और बिल्कुल ट्रिक बताएंगे ताकि जो है आपको जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए। एच का कोड देखना है। एच का कोड इसने कहा 14, एच का 14 मतलब ये 1, और इसमें तो एच कहीं दिखाई नहीं दे रहा है 1 वाले कॉलम में, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 दिखाई दिया तो 3 में भी एच नहीं है, यहाँ पर 3 वाले में एच नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। यहाँ पर देखिए 98, क्या 98 हो सकता है, तो 98 का मतलब ये 9 पे चले हम और इसमें 8 पे चलेंगे, 99 से आएंगे और यहाँ पर 8 वाली कॉलम में देखेंगे हम, तो 8 वाली कॉलम में देखा हमने, यहाँ पर हमें ए मिला, हमें चाहिए था एच, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था जो है आपका एच चाहिए था, इसका मतलब ये 98 नहीं होगा, गलत है। यहाँ पर 89 की बात कर ले, 8 पर आए, यहाँ पर 8 है और ये 89 कह रहा है, 89 यानी कि रो में आपका 8 और ये जो है कॉलम में आपका 8 होना चाहिए और रो में आपका 9, यहाँ पर हमें एच दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये अब 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो जाहिर सी बात है डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और ये आपका डिक्शनरी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले सभी में एफ एफ एफ, सभी में एफ एफ है तो आप एफ को भूल जाइए, एफ को भूल गए हमने। उसके बाद देखिए आई आई एल आर ए, तो सबसे पहले ए आएगा यानी चौथा पहले आएगा। चौथे के बाद जो आई ए के बाद जो है आपका आई आता है, ठीक है, एल और उस आर से पहले आई आएगा तो आई और आई, उसके बाद आई के बाद जो है आर आएगा, फिर एस आएगा, यानी कि चौथे के बाद पहला होगा और फिर तीसरा होगा। चौथे के बाद पहले जो है आपका पहला और फिर तीसरा, यानी कि 4 1 3 इस तरीके से आपको मिलने चाहिए। तो ये मिल गया आपका आंसर, आपको ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जो इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इसका आंसर आपको करने हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो है सभी शब्दों में PLATE बिल्कुल बनाया जा सकता है, CABLE ये भी बनाया जा सकता है, PALATE ये भी बनाया जा सकता है, PAY ये Y जो है हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कैपेबिलिटीज में, तो इसका मतलब यही नहीं बनाया जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने पजल का है, ठीक है।
पजल और एक छोटा सा पजल आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम में ज़रूर आता है, और ऐसे ही एग्जाम में आएगा तो प्लीज़ आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें, और आपको ऐसे ही पजल देखने को मिलेंगे, ज़्यादा जो है आपके बैंक वाली पजल नहीं आती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी इंग्लिश और हिंदी दोनों आप ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर आइए हमारे साथ सॉल्व कीजिए, देखिए कि क्या होता है इसका। 6 व्यक्ति हैं KLMNO तथा P, 6 मंजिला इमारत अलग अलग तलों पर रहते हैं, यानी 6 लोग हैं तो 6 तलों पर रहेंगे, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। इमारत के भूतल की संख्या 1 है, यानी जो पहला तल है उसका 1 है, उसके बाद जो 1 2 3 4 5 इस तरीके से है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। कहाँ से सोल्व करने हैं? यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है। एल एक सम संख्या वाले तल पे रहता है, जिन तलों पर एल तथा पी रहते हैं उनके मध्य केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। एन उस तल के तत्काल ऊपर वाले तल पर रहता है जिस पर एम रहता है। एन विषम संख्या तल पर नहीं रहता। के उस तल के तत्काल ऊपर या तत्काल नीचे नहीं रहता जिस पर ओ रहता है, यानी के और ओ पास में नहीं रह सकते, लेकिन एम और एन जो है पास में रहेंगे और एन ऊपर रहेगा। ठीक है, एन उस तल के तत्काल ऊपर वाले तल पर रहता है जो एम है। एन विषम संख्या तल पर नहीं रहता, यह भी याद रखना है। के सबसे नीचे वाले तल पर नहीं रहता, अर्थात तल 1 पर रहता नहीं है। अब आइए इसके जो है हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमने पहले से बना रखा है फ्लोर और पर्सन। अब बात करते हैं कि एल एक सम संख्या पर रहता है, तो एल जो है 6वें नंबर पे हो सकता है, सम संख्या 4थे नंबर पे हो सकता है, दूसरे नंबर पे हो सकता है। तो जिन तलों पर एल तथा पी रहते हैं उनके मध्य केवल 2 व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति रहेगा और एक यहाँ पर व्यक्ति रहेगा और पी यहाँ पर रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच 2 व्यक्ति। अब आगे बढ़े, एन उस तल के तत्काल ऊपर वाले तल पे रहता है जिस पर एम रहता है। इसका मतलब एन को हम यहाँ पर रख ले, एन को यहाँ पर, तो एम को नीचे रखेंगे, या एन को मान लीजिए एल को हम यहाँ पे लिखते हैं और पी को यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 जगह छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर हम लिखेंगे एन और यहाँ पे लिख देंगे एम। अब आगे बढ़े, के उस तल के तत्काल ऊपर या तत्काल नीचे नहीं रहता है जिस पर ओ रहता है, मतलब के और ओ कभी पास ही नहीं रह सकते। तो यहाँ पर बचा के और ओ, यहाँ पर भी बचा के और ओ, और के और ओ में जो है कभी जो है ये रिलेशन ही नहीं है कि ये पास पास में हो, मतलब ये वाली कंडीशन तो आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे होगा? इसका मतलब एल आपका जो है यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन हो गई। तो एल आप जो है आपका 4थे नंबर पे भी हो सकता है, एल जो है 4थे नंबर पे भी हो सकता है। तो आइए 4थे नंबर को भी सोल्व करके देखते हैं। एक तो कंडीशन आपकी हो गई कि जो है ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 4थे नंबर को भी सोल्व करके देखें हम। मान लीजिए एल यहाँ पर रहता है, ठीक है, एल हमारा जो है एम पे रहता है 4 नंबर पे, तो एल और पी के मध्य 2 लोग होने चाहिए। एल और पी, यहाँ पर पी लिखते हैं तो यहाँ पर 2 लोग हो रहे हैं। अब एक शर्त ये है कि के और जो है आपका एन और एम ये साथ साथ रहेंगे, के और ओ साथ साथ नहीं रहेंगे। तो अब यहाँ पर एम मान लीजिए ऊपर एन लिखते हैं, यहाँ पर आप जो है एम लिखते हैं, तो ये तो हो गए, बट अब यहाँ पर के और ओ साथ साथ हो जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जो है आपका ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए एल ना 6वें पे होगा ना 4थे पे होगा, तो एल को हम जो है दूसरे नंबर पे लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है जिन तलों पर एल तथा पी रहते हैं उनके मध्य केवल 2 व्यक्ति। अब ये तो फिक्स हो गया कि आपका जो है आपका 1 2 यहाँ पर आपका पी रहेगा, बीच में 2 लोग रहेंगे। एन आपका जो है आगे बढ़े तो एन उस तल के तत्काल ऊपर वाले तल पर रहता है जिस पर एम रहता है, जिस पर कौन रहता है? एम रहता है। एन जो है तो हम ये कर सकते हैं कि एम को यहाँ पर कर दे, एन को यहाँ पर कर दे। क्यों? क्योंकि जो है हम ये जानते हैं के और ओ पास में नहीं रख सकते और के सबसे नीचे वाली तल पर नहीं रहता, मतलब यहाँ पर ओ रहेगा और यहाँ पर के रहेगा। और इसने इंफॉर्मेशन दी थी कि एन विषम संख्या तल पर नहीं रहता है, तो एन विषम संख्या तल पे नहीं रहता है, मतलब एन यहाँ पे नहीं रहेगा, एन यहाँ पे हो सकता है। तो एल पहले से था, इसका मतलब सम संख्या पे ही कभी भी रहेगा तो सम संख्या पे रहेगा। ठीक है, इसका मतलब एन आपका यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, एन आपका जो है यहाँ पर नहीं हो सकता और एन आपका यहाँ पे नहीं हो सकता। इस तरीके से हमने ये फिल कर लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे हमने सोल्व किया। अब आइए इसके आंसर की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इसके आंसर की बात करें तो आंसर आपके सामने ये ऐसे हमने फिल किया था। वह तल जिन पर एल तथा पी रहते हैं, एल तथा पी रहते हैं, ठीक मध्य के तलों पर निम्न में से कौन रहता है? एल तथा पी, एल और पी के ठीक मध्य के तलों पर कौन रहते हैं? तो एम और एन रहते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन तल संख्या 5 पर रहता है?
तो तल संख्या 5 पे कौन रहता है, पांचवा पर पी रहता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन से तल पर ओ रहता है, तो ओ किस पे रहता है भाई, फर्स्ट तल पे रहता है, यानी कि पहला तल पे रहता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन है कि वह तल जिस पर के रहता है, वह तल जिस पे के रहता है उसके ऊपर के तलों पर कितने व्यक्ति रहते हैं। तो अब देखिए के ऊपर कोई व्यक्ति है क्या, के तो खुद छठवां फ्लोर पे है, तो के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन, यानी इनमें से कोई नहीं। 1 2 3 दिया है, ज्ञात नहीं कर सकते, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन के ऊपर कोई रहेगा ही नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस तल पर पी रहता है, पी का तल बताना है कि पी किस फ्लोर पे है, तो पी जो है आपका बी यानी कि 5वें नंबर पे है, यहाँ पर आप देखिए 5वें नंबर पे है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के पैटर्न पे हम आपके सामने लेकर आए थे रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट की। ऐसे ही आपके प्रैक्टिस टेस्ट आते रहेंगे और हम आपके पास लेकर आएंगे, रीजनिंग और मैथ दोनों लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।